अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करने का कार्य करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। सीधा सपाटा, जो पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा उसे अम्ल कहेंगे। अब अम्ल की थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और आप कह सकते हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हैं वो सब के सब अम्ल होते हैं। उन सभी में अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू खाने में स्वाद में खट्टा है, संतरा खाने में खट्टा लगता है, कांच संतरा हो तो इमली खाने में खट्टा लगता है, कच्चा आम खट्टा लगता है। तो ये सब जो क्या है आपका, इसमें कहीं ना कहीं अम्ल आपका पाया जाता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं उन सभी का पीएच मान 7 से कम है। अगर किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और जब अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल क्या करता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो क्या करता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा। अब आपके अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होते हैं और एक दुर्बल अम्ल होते हैं। एक प्रबल अम्ल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अम्ल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। पसंद से सुनिए, एक बरियार अम्ल होता है, एक दुबरा अम्ल, मतलब कि एक कमजोर अम्ल होता है। तब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल को थोड़ा समझिएगा। ये जल में घुल करके पूर्णतः आयनित होता है, ये जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, ये पूर्णतः आयनित हो जाता है। और दुर्बल अम्ल क्या होता है कि आंशिक आयनित होता है। आंशिक आयनित कहने का मतलब है कि पूरी तरह से घुलता नहीं है। और ये पूर्णतः आयनित कहने का मतलब है कि पूरी तरह से घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। चलिए, तो ये समझ गए। H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। और HCl जिसको नमक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाले अम्ल जो होता है, जो भोजन को पचाता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको HCl बोलते हैं। और HNO3 प्लस HCl इन दोनों के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है, जिसको एक्वेरेजिया कहते हैं। और ये सोने को गलाने का काम करता है। सोना आपको बता दिया जाए कि किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब अम्लराज से अभिक्रिया करता है तो सोना गल जाता है। इसलिए अम्लराज जो होता है HNO3 प्लस HCl का मिश्रण होता है, जिसको एक्वेरेजिया कहते हैं। और मात्र आपके अम्लराज में ही सोना गलता है। तो ये बात आप समझ गए। ये आपके दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्या करते हैं कि जल में आंशिक आयनित होते हैं, यानी जल में आंशिक रूप से घुल करके और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं। और इसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि इन तीनों को याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई भी अम्ल आता है तो सीधे आप उसको दुर्बल अम्ल में छांट देंगे। कहाँ छाट देंगे? दुर्बल अम्ल में छाट देंगे। जैसे H2CO3, CH3COOH, ये सब का सब आपका दुर्बल अम्ल है। वे पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं। यानी जो पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है उसे भस्म कहा जाता है। और जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। यानी जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। और वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भस्म कहते हैं। चलिए आइएगा, थोड़ा भस्म के गुण को देख लीजिएगा। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, जैसे चूना। तो भस्म जो होते हैं स्वाद में कड़वा होता है, जैसे चूना स्वाद में कड़वा होता है। अगर पान खाते हैं उसमें चूना की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो आपका मुंह कटा जाता है। या ऐसे भी अगर चूना आप खा लेते हैं तो आपका मुंह कटा जाता है। हाथ पर चूना पड़ जाता है तो हाथ को खदरा देता है। और टूथपेस्ट जो आपका क्षारीय होता है, मुंह में क्या होता है कि अम्ल होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिएगा, भस्म का पीएच मान जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। एक बात समझने वाली है कि भस्म का पीएच मान यानी क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होगा वैसे वैसे क्षारीयता जो है बढ़ती जाएगी। अगर सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, कम है तो कम क्षारीय होगा। चलिए, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म क्या करता है कि भस्म का कोई विलयन है, क्षारीय विलयन है, तो उसमें अगर लाल लिटमस पत्र डालिएगा तो वो नीला हो जाएगा। और ये कह रहा है कि ये भस्म भी आपके 2 तरह के होते हैं। एक प्रबल भस्म होता है, एक दुर्बल भस्म होता है। थोड़ा प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म को समझिएगा। प्रबल भस्म कहता है कि वे भस्म जो जल के साथ पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब जो है प्रबल भस्म है। ये जल के साथ पूर्ण रूप से घुल जाता है और साथ ही साथ उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है।
और ये देखिएगा दुर्बल भस्म है जो जल के साथ घुलता तो है लेकिन आंशिक रूप से घुल करके और आंशिक रूप से हाइड्रो ऑक्साइड यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करने का काम करता है, जिसकी वजह से इसको दुर्बल भस्म कहते हैं, जैसे PbCO3 और CuCO3। उपचयन या ऑक्सीकरण तो आपका कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से संयोग करता है और हाइड्रोजन को मुक्त करता है। पसंद से समझिएगा, करे वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से संयोग करता है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अपना संबंध बनाता है और हाइड्रोजन को मुक्त करता है या हाइड्रोजन को वो मुक्त कर देगा। दोनों में से कोई एक काम करेगा, या तो ऑक्सीजन के साथ वो संबंध स्थापित करेगा या वो हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, कहेगा कि हम आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते, आप यहाँ से चले जाइए। तो इन दोनों में से कोई काम होता है तब हम उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिएगा जंग का लगना, जब जंग लगता है तो ऑक्सीजन का संयोग जो है आयरन से होता है तो जंग लगता है। दूसरी बात, भोजन का पचना, ऑक्सीजन के संयोग में जब भोजन आता है तो पचता है और ऊर्जा को प्रदान करता है। पदार्थ का सड़ना, कोई भी पदार्थ जब तक नहीं सड़ेगा उस समय तक नहीं सड़ेगा जब तक कि वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। जैसे ऑक्सीजन से संयोग करेगा वो सड़ना शुरू कर देगा। चलिए अब इसको आप और भी देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है तो वो आपका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है या उपचयन की प्रक्रिया है। ये देखिएगा, अब अपचयन को थोड़ा समझिएगा। अपचयन कहिए या अवकरण कहिए, देखिए अपचयन या अवकरण ठीक ये उपचयन और ऑक्सीकरण के विपरीत है। अपचयन या अवकरण, अपचयन में कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक हाइड्रोजन से संयोग करता है या ऑक्सीजन को मुक्त करता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक हाइड्रोजन से संयोग करता है, हाइड्रोजन से संयोग करता है या ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन को मुक्त करने का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अपना दोस्ती हटाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिएगा जैसे में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से संयोग करने के बाद कॉपर और जल का निर्माण किया है, कॉपर और जल का निर्माण किया है। इसमें देखिएगा हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और ये ऑक्सीजन जो है अलग हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ जो है यानी क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन संयोग कर रहा है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका अभिक्रिया जो हुआ अवकरण अभिक्रिया हुआ, और अवकरण कहिए या अपचयन कहिए। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, जब यही दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो थोड़ा इसको हम, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों घटना एक ही साथ होती है तो इस घटना को हम लोग अपचयन उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों घटना एक ही साथ घटेगा तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब अभिक्रिया करता है तो करता क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, अब देखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है और साथ ही साथ जल और क्लोरीन का निर्माण कर रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा होता क्या है, देखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक साथ है, अब मैग्नीशियम से ऑक्सीजन हट गया है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया है। तो जब ये हटा तो ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ। ऑक्सीजन हटा तो अवकरण हुआ, तो यहाँ से अवकरण हुआ। ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ए बबुआ यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, लेकिन ये क्लोरीन का जब निर्माण कर रहा है
तो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है। तो जब हाइड्रोजन हट रहा है तो ये ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और साथ ही साथ आगे की तरफ आइएगा तो देखिएगा अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वा होते हैं। और लवण क्या होता है? उदासीन होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। लिटमस पत्र डालने पर अम्ल जो क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तो बात आप समझ गए। और उदासीन विलयन में आप डालते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता नहीं है। पीएच मान का खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच मान का खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल या पीएच मान का नाम का ही है, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो है अम्ल का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन का पीएच वैल्यू जो होता है 7 होता है। पीएच स्केल जो अगर आप देखते हैं तो पीएच स्केल का जो परिसर होता है, पीएच स्केल का जो परिसर होता है, तो पीएच स्केल का परिसर होता है 0 से लेकर के 14 तक का अंक अंकित रहता है। 0 से लेकर के 14 तक का अंकित रहता है। और यहाँ पे 7 को ले लीजिए, पीएच को 7 ले लीजिए। और ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ता है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता। यानी कहने का तात्पर्य है जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा कम होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होगा, और जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ होगा।